बिहार में सियासी उठापटक है और इसी बीच हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं। सीधा और पहला सवाल, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, प्रशांत किशोर अपने चश्मे से उसको कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल में जो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर 2012-13 से शुरू हुआ है, उसी दिशा की एक और कड़ी है। 10 साल में 6 डिफरेंट सरकारों को हम लोगों ने देखा है। ये 6वां प्रयोग है। मैं उसी नज़रिए से इसको देखता हूँ। तो इस प्रयोग को आप कैसे देखते हैं? 2015, 2017, 2022 कैसे देखते हैं ये प्रयोग? 2015-17 की बात नहीं, मैं आपको 2012-13 में ले जा रहा हूँ। ये राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के प्रादुर्भाव के बाद से उसका एक तरह से आप इसको आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए। बिहार की राजनीति में जो अस्थिरता आई है उसकी वजह से 13-14 में एनडीए गठबंधन पहली बार टूटा, फिर 14 में मांझी जी को 14 में हार के बाद मांझी जी को बनाया गया, फिर महागठबंधन बना, फिर 17 में एनडीए बना, फिर वापस अभी महागठबंधन बन रहा है। तो ये उसी की कड़ी में मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, ये बताइए, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से नीतीश बाबू के नाराज़ होने की बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है, कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है, बातचीत नहीं बैठ रही है। आपको लगता है कि सिर्फ नाराज़गी थी या ये सारी पटकथा बहुत पहले से लिख गई? अब ये मुझे पता नहीं है, तो आप उनसे पूछिए, मेरे से क्यों पूछेंगे? नाराज़गी वगैरह की बात नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है ये 17 के बाद जिस फॉर्मेशन में नीतीश जी थे, मुझे कभी उसमें वो बहुत कंफर्टेबल दिखे नहीं। पब्लिक पोस्टरिंग चाहे जो भी रही हो, जिस तरह का कंफर्ट एनडीए मतलब जेडीयू और बीजेपी के बीच में 2005 और 2010 के बीच में 2012-13 तक था, वो कंफर्ट आपको 17 और 22 के बीच में नहीं दिखा होगा। लोगों को जो यहाँ राजनीति को फॉलो करते हैं जो लोग, उनको ये क्लियर दिखेगा। और बाकी की जो बातें हैं वो तो ठीक वही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस वजह से साथ में थे और किस वजह से साथ छोड़ा है। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर बीते कई दिनों से यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने 2 मई को घोषणा करी है। मैंने अपना जन स्वराज का अभियान शुरू किया है। उस तहत मैं बिहार में हर जगह जाने का मेरा प्रयास है आने वाले कुछ महीनों और सालों में। उसी दिशा में लगे हुए हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है और जब है तो नीतीश कुमार है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार किसी की भी हो, इस्तीफा देते हैं, अगले दिन शपथ विधि हो जाती है, मतलब मुख्यमंत्री के पद पर वही बने रहेंगे। नहीं, अब भाई जनता ने जब तक वोट दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। नीतीश जी की स्थिति काफ़ी बदली है। 2010 में नीतीश जी की जो लोग ऐसा मीडिया में एनालाइज कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों का उनकी राजनीतिक कैरियर पे, विश्वसनीयता पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। 2010 में नीतीश कुमार जी की पार्टी के 117 से ज़्यादा विधायक थे, उससे घट के 72 हो गए। आज घट के 42 या 43 विधायक हैं। तो ऑब्वियसली उसका असर तो है ही। लेकिन नंबर है, सरकार बनाने के लिए नंबर जो चाहिए वो नंबर उनको बन जाता है, और जो लोग सरकार में शामिल होते हैं सब उनके नाम पर सहमत हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपको लगता है तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के पद पर जो ये कह रहे हैं उस पर मान लेना चाहिए था या निगोशिएशन? और अब ये सब मेरा विषय नहीं है। कौन के वो सरकार के फॉर्मेशन में कौन क्या बनता है, जो सरकार में उनसे पूछिए। कितने दिन चलेगी ये सरकार? 3.5 साल चलनी चाहिए। जब अगला चुनाव नवंबर 2025 में ड्यू है, तब तक चलनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, कोई सलाह मौजूदा सरकार को? जो कल सरकार को अपना एजेंडा घोषित करना चाहिए, कल परसों 2-4-5 दिनों में ये बताना चाहिए कि ये जो सरकार है वो किस घोषणा पत्र, किस एजेंडे पर चलेगी। क्योंकि जो पिछला चुनाव लड़ा था उन्होंने, वो तो 7 निश्चय पार्ट 2 पर लड़ा गया था। जहाँ तक मुझे याद है, आरजेडी ने अलग घोषणा पत्र जारी किया था, महागठबंधन का तो घोषणा पत्र कोई आया नहीं था। तो इन दोनों को मिला के जब आप आरजेडी और आप साथ में आ रहे हैं, तो आपको एक नया कार्यक्रम, नया घोषणा पत्र देना चाहिए कि आने वाली जो सरकार है वो किस मुद्दे पर चलेगी। ये 7 निश्चय 2015 वाला था, उस पर चलेगी, या 7 निश्चय पार्ट 2 उस पर चलेगी, या कुछ नया बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आरजेडी ने घोषणा करी थी चुनाव के दौरान कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो क्या वो इस सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगा? शिक्षकों को लेकर उन्होंने बात कही थी। क्या मतलब जो भी घोषणाएं आरजेडी ने करी हैं, वो एक प्रोमिनेंट पार्टनर हैं, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो उन घोषणाओं का आरजेडी ने जो वादे करे हैं वो सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे? तो सरकार को घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस मुद्दे पर बीजेपी ये कह रही है पीठ में छुरा घोंपा है, तो बीजेपी को भी अब आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने अब ये बीजेपी वाले सक्षम लोग हैं, वो बता सकते हैं कि पीठ में छुरा घोंपा है कि कहाँ छुरा घोंपा है। वो उनके प्रवक्ता, उनके नेताओं से बात करें। आखिर में आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है? क्योंकि नेता दल बदल रहे हैं, सरकारें गिरती जा रही है, पर जनता को क्या मिला?
भाई नेता दल बदले न बदले, जनता को अगर उनके हिसाब की जो चीज़ें हैं वो हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फॉर्मेशन भले ही ये किन्हीं के नज़र में इथिकली या मोरली ठीक ना हो, लेकिन जनता को तो इससे मतलब है कि जो काम है ज़मीन पर वो हो रहा है कि नहीं। अगर वो काम हो रहा है तो आप देखेंगे कि इसी गठबंधन को फ़ायदा होगा, अगर वो काम नहीं होगा तो चाहे आप कोई भी फॉर्मेशन बनाए आपको नुकसान होगा। बिहार में पलटी पॉलिटिक्स अब चलने लगी है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 से ये 6वां प्रयोग है, तो कोई आज ऐसा हो रहा है ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर प्रशांत किशोर यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करते नजर आए और ये कहना है उनका कि देखिए सरकार नहीं बन रही है, जनता को क्या मिला ये भी सवाल हमने पूछा और सरकार बनने के बाद इन्हें उम्मीद है कि कुछ साल तो ये सरकार टिकेगी ही और कहीं ना कहीं ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बिहार में बना है उसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया, पटना।